डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बिंदु P कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। बिंदु P जो है, बिंदु P समझे जो कल लिए थे हम लोग, एक हमारा एक्सपेरिमेंट था, इस तरह से यहाँ पे दो सिलेक्ट ले लिया, S1 S2 और यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो सेंट्रल पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर है, क्लियर। ये पॉइंट P है। यहाँ से जाने वाला जो वेव होगा और यहाँ से जाने वाला वेव होगा, उन दोनों वेव के बीच पथांतर का मान क्या होना चाहिए? कंडीशन, पथांतर क्या होना चाहिए? डेल्टा x शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, एक है ना। यानी कि पहला वाला जो डार्क बनने वाला है, जो पहला डार्क बनेगा, पहला डार्क सेंट्रल से जो कितनी ऊंचाई पर होगा, तो लैम्डा बाई, पथांतर लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, क्लियर है ना। अरे बात समझ में, पथांतर होना चाहिए लैम्डा बाई 2 के बराबर। अच्छा, डेल्टा x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी? d sin थीटा। d sin थीटा ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए थे, कितना था? डेल्टा x d sin थीटा, फिर उसके बाद फिर sin थीटा को लिखा था हम लोगों ने tan थीटा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था? tan थीटा देखो क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस y बटा d, y बाई कैपिटल D था ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई 2। बोले क्लियर? यही होना चाहिए ना। जो फर्स्ट ब्राइट आएगा, सॉरी फर्स्ट जो डार्क आएगा, फॉर फर्स्ट डार्क स्पॉट, सेंट्रल पॉइंट से जो उसकी ऊंचाई होगी वो इतनी होगी। इसलिए अगर हमसे कहा जाए एनवा डार्क कहाँ पर होगा भाई, वाई एन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1, सॉरी 2n प्लस 1 का लैम्डा बाई 2। n की जगह स्टार्ट करें 0 से, n बराबर 0 पुट करेंगे, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट डार्क कहां पर मिलेगा? n बराबर 0 पर, n बराबर, बात आ रही समझ में? ये है हमारा फर्स्ट डार्क के लिए, ये सेकेंड डार्क के लिए। फर्स्ट डार्क स्पॉट, सेकेंड डार्क स्पॉट, चलिए ये सब डार्क अब जो ग्रुप में डाले थे न्यूमेरिकल वगैरह उसको निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग यहाँ। बाकी आप लोग खुद से बनाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी मीडियम का जो बुक आपको बताया है उसमें भी सॉल्व करें। फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स क्या है? फिंगर प्रिंट है क्या? फिंगर टिप्स है, हाँ, उस बुक से आप करें।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। बाकी जो यहाँ पे डाले हैं वो सफिशिएंट है। ये सब क्वेश्चन रहता है, लगभग 50 क्वेश्चन है आपके पास। एनवांट आर्ट में सर कैपिटल भी स्मॉल भी कुछ नहीं लेते हैं। क्या मतलब? एनवांट आर्ट में सर हाँ, कैपिटल भी और स्मॉल भी कुछ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेना? तो है नीचे स्टूडेंट प्लस लैम्डा बाय। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये हो जाना है, यहाँ तो रहेगा नहीं होगा ना। जी सर। पहला होगा लैम्डा बाई 2, जी सर। फिर 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जीरो पर कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाई 2 पर डिस्ट्रक्टिव, फिर लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव, है ना, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पर डिस्ट्रक्टिव एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा ना। यहाँ पर क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव यानी कि ब्राइट स्पॉट, ये क्या हो जाएगा? डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, इस तरह से क्रमशः। अरे बात समझ में? चलिए हम लोग क्वेश्चंस करें। लाइए क्वेश्चन लिखिए। पहले भी क्वेश्चन था छठो, उससे पहले था। उसको भी कर लेते हैं, उसमें एक ही जैसा है। तो उसमें है देखिए, इसमें दोनों है, इंटरफेरेंस से भी रिलेटेड है और अस्कारोपन से भी रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, टू कोहेरेंट, नीचे वाला, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2। कोहेरेंट सोर्स है अलग अलग, तो है ना, एक S1 और एक S2। क्लियर है? उन दोनों से निकलने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I1 I2। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करती हैं। तो कह रहा दी मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी इंटरफेरेंस पैटर्न में? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन है I1 प्लस I2, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और ऑप्शन सी है I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। बोलो कौन सा होगा? डी हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय, एक वेव है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 3 साइन ओमेगा टी, और दूसरा वेव को रिप्रेजेंट किया गया है, सॉरी यहाँ पे 4 है, 4, और यहाँ पे 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ऐसा है ना। तो इंटरफेयर एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर वो इंटरफेयर करता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी,
तो ए रिजल्टिंग वेव का जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा, परिणामी वेव का तरंग क्या होगा, सॉरी आयाम क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 7, 6, C, 5 और D 3.5। हाँ कौन सा आया? अच्छा रूट अंडर 37 आ रहा है, तो 6 के बराबर है ना। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं? सॉल्व कर दें। देखो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 4 क्या चीज़ है, दिस इज A1 है कि नहीं है, और ये क्या है A2 है ना। A1 A2 आपको गिवन है। अब दोनों में देखो फेज का डिफरेंस है π/3, तो फेज का डिफरेंस पाई बराबर π/3। फॉर्मूला क्या है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई या cos डेल्टा, जो भी हम लोग लिए थे। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। वैल्यूज पुट करें, a1 स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई, 16 प्लस 9 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 इंटू कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री है ना, पाई मतलब क्या 180/3, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। कोई दिक्कत? 2 से 2 कटा दिया जाए, ये हो गया 25 और प्लस कितना हो गया 12 37। तो a की वैल्यू √37, ये आंसर आ गया ऑप्शन में 6 के आसपास, ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 beams of light having intensities I and 4i, I और 4i है, दो इंटेंसिटी, interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beam is π/2, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 at point A। अच्छा, पॉइंट A के लिए फेज का डिफरेंस कितना है, A के लिए है π/2 एंड पाई एट B, और दूसरा फेज डिफरेंस पाई है बिंदु B के लिए। क्लियर है? देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट A एंड B, रिजल्टेंट इंटेंसिटी A पर और रिजल्टेंट इंटेंसिटी B पर, दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आ रही है उसका अंतर क्या होगा, चाहे IA माइनस IB हो या IB माइनस IA हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास 2i 4i 5i और B है 7। कितना आ रहा है 4i के 5i? 5i आपका आ रहा है। चलो चेक कर ले, चेक कर लिया जाए। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है I1 और ये क्या है I2, फॉर्मूला के हिसाब से। चलो ठीक है, बिंदु A के पर अगर हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, I1 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। तो I1 की जगह पर I प्लस 4i प्लस 2 इंटू I इंटू 4i का रूट ना, ये होगा, इसको एक साथ कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बिंदु A के लिए cos π/2, cos π/2 जीरो होता है, cos 90 जीरो, तो पूरा खत्म, आई हो गया यहाँ पर 5i प्लस 4i। ठीक है, अब चलो बिंदु B पर इंटेंसिटी की बात करें फिर से, I प्लस 4i प्लस 2 √I इंटू 4i है ना, इंटू cos पाई, cos पाई ना, ओके, ये तो -1 हो गया, तो लिखें यहाँ पे हो गया ये 5i, ये हो गया माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2i निकलेगा, तो 4i यानी कि हो गया i।
तो आई ए और आई बी में अंतर कितना हो गया? 5 आई माइनस आई तो 4 आएगा। क्लियर है? तो दूसरा मोबाइल दीजिए जिसमें देर कर रहा था। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव इंटेंसिटी इन द रेशियो 100/1। दो कोहेरेंट सोर्स हैं। कोहेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, इसका एक नाम है, भूल गया जी। Two coherent sources have intensity in the ratio 100/1। यही में कह रहा है। तो कह रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम टू इंटेंसिटी मिनिमम। मतलब आपसे पूछ रहा है आई मैक्स बटे आई मिनिमम, इसका रेशियो क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 1/100, 1/10, 10/3/3 3/2 आया। कैसे बना है? ठीक है, वेरी गुड। तो आई मैक्स बटे आई मिनिमम, तो ये होगा रूट I1 ऐसा होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। वहाँ पे cos 0 डिग्री पुट करेंगे, है ना? इस फॉर्मूला में कहाँ गया? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 0 डिग्री के रखेंगे, है ना? तो मैक्सिमम आता है ना, फॉर्मूला डिराइव किया हुआ पहले से। और मिनिमम में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर आएगा I1 माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 का इस तरह से। तो I1 बटे I2 गिवन है, तो कैसे करें? सिंपल सा हाँ, ऐसा करो ना। I1 बटे I2 दिया हुआ है ना, ऐसा करो, ठीक है? 10/1 हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब I2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, इक्वेशन में I2 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये इक्वेशन इस तरह से बदल सकता है कि नहीं? सही है? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऊपर नीचे I2 से भाग लगाने का, तो रूट I1 बटे रूट I2 प्लस रूट I2 बटे रूट I2 मतलब 1 हो गया, वो कट के। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो आ गया आई मैक्स बटे आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी हमको गिवन है 10, 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 120, 9 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 3/2 के बराबर है। 40 दूनी 80, 40 से 120। आई बात समझ में? इस तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर व्हेन द एयर वाज प्रेजेंट। इंटरफेरेंस की घटना देखी जा रही थी जब चैम्बर के अंदर हवा मौजूद था। नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, हवा निकाल दी गई। इफ द सेम लाइट इज यूज्ड, अगर वही प्रकाश यूज किया जाए तो कह रहा है कि केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी
क्या वो ऑब्जर्व करेगा? अगर मतलब मीडियम हटा दिए, निर्वात कर दिए ना वहाँ से, माध्यम हटा दिए, तो माध्यम के हटाने से क्या फर्क पड़ता है? कह रहा है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, नो इंटरफेरेंस। मतलब क्या वो देखेगा ऑब्जर्वर? इंटरफेरेंस विथ ब्राइट बैंड्स, पट्टियां जो हैं वो चमकीली हो जाएंगी ज़्यादा। सी, इंटरफेरेंस विथ डार्क बैंड्स, ये देखेगा वो। इंटरफेरेंस विथ ब्राइट बैंड्स, इंटरफेरेंस विथ डार्क बैंड्स। और कह रहा है इंटरफेरेंस इन विच विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, बीटा का मान कह रहा है कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कौन सी बात सही है? क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा? होगा इंटरफेरेंस, निर्वात को या ना हो, है ना? क्योंकि तो वेव है, वेव लाइट वेव तो चलेगी ना माध्यम में भी और बगैर माध्यम में भी। ओके, ये नहीं होगा। ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स तो देखते करेगा, दोनों ही होगा, है ना? बीटा का मान क्या हो जाएगा? स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये आना चाहिए समझ में कि कैसे इंक्रीज करेगा। माध्यम बदलने से लैम्डा का मान, सॉरी, माध्यम बदलने से क्या फर्क पड़ सकता है? तो बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई क्या चीज़ है? लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई डी। ये है क्या? कैपिटल डी स्मॉल डी चेंज होने वाला नहीं। ये तो छिद्र की लंबाई चौड़ाई है और पर्दे से उसकी दूरी है, वो चेंज थोड़ी होगा। फर्क क्या पड़ेगा? लैम्डा पर, है ना? क्या लैम्डा पर फर्क पड़ता है? लैम्डा माध्यम बदलने से क्या लैम्डा बदल सकता है? हाँ या ना? प्रकाश माध्यम में चल रही है मान लो, ठीक है ना? अगर वो सघन से विरल की ओर प्रवेश करती है तो क्या लैम्डा के मान में परिवर्तन हो सकता है या वही रहेगा? पहले ये चीज़ सोचो, क्या लैम्डा की वैल्यू चेंज हो सकती है? तो याद रखें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती है? आवृत्ति चेंज नहीं होती है, लेकिन लैम्डा और वेग दोनों चेंज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, होता है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ये पढ़े, चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग के लिए चाल v मान लो, दूरी एक बार एक लैम्डा को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको t बोलता है, और काल तो 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। ये फॉर्मूला होता ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बटे लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट, मतलब वो माध्यम बदलने पर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में 10 है पानी में, हवा में भी क्या होगा? 1 सेकेंड में 10 ही होगा। अच्छे से समझे। मान लीजिए कोई इंटरफेस है, इधर है हवा, इधर क्या है? पानी या कुछ और, ठीक है? ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर भी हम लोग ये डिस्टेंस सेम मानते हैं। अगर ये इस तरह से, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? यहाँ पर 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ पर। मान लीजिए ये सब समझाने के लिए बता रहे, 1 मीटर है, ये भी क्या है? 1 मीटर। तो यहाँ पे जो इसका ये होगा, देखो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी है? ये और ये समान है ना? यहाँ भी वही चीज़ होगी। फ्रीक्वेंसी इसी पर बोलते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में कितना बार ये चक्कर लगा है, कितना बार ये कंप्लीट किया? देखिए तो 1 और आधा 1.5 ना। यहाँ भी कितना करेगा? वही कहने का मतलब।
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक सेकेंड में अगर यहाँ 1.5 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ एक सेकेंड में इतना नहीं बजाएगा, 1 2 3 नहीं बजाएगा। आ रही बात समझ में? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो बदलता क्या है? वेलोसिटी और लैम्डा। ठीक है ना? तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है कि नहीं है? बताओ, आ रही बात समझ में? अगर स्पीड बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो लैम्डा। अब बताओ, हवा निकालने से स्पीड बढ़ेगी घटी? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है ना? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक नहीं होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में। इसके अलावा किसी माध्यम में जाएगी तो घटेगी ना स्पीड? हाँ, प्रकाश की चाल हवा में, निर्वात में कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना? पानी में कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पानी में 2.25 लाख, है ना? कांच में 2 लाख। ठीक है ना? इस तरह से डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या किया गया एक्सपेरिमेंट के अंदर? पहले हवा था, है ना? और उसके बाद क्या कर दिया गया? हवा निकाल दी गई। स्पीड बढ़ेगी ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी ना लाइट की, तो वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेवलेंथ बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हाँ या ना? बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो बीटा भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ये चीज और आगे भी यूज होने वाला है, कई न्यूमेरिकल में आप देखेंगे इसको। अगर बीटा इंक्रीज किया गया तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा। सॉरी, लैम्डा इंक्रीज किया गया तो बीटा भी इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। याद रखना है, साबुन के बुलबुले के अंदर जो चमकीला दिखता है ना, किस घटना के कारण? याद रखना है, व्यतिकरण के कारण। ओके? पेट्रोल अगर गिरा हुआ रहेगा तो चमकता है ना पेट्रोल, तेल अगर इंटरफेरेंस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are. मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा? अभी हम लोग पूरा सॉल्व किए हुए हैं। मैक्सिमम होगा 5I, मिनिमम होगा I, होगा कि नहीं होगा? घटा कर ना 4I लाए थे हम लोग। सेम क्वेश्चन है, I और 4I वाला। इसमें सर 9I होगा। हाँ 9I है। 9I मैक्सिमम होगा और I मिनिमम होगा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। एक्चुअली मैक्सिमम और मिनिमम ना फेज एंगल पे डिपेंड करेगा। हाँ, वहाँ पे फेज एंगल अलग था। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6 ना, 7। ओके चलिए आगे बढ़े। टू कोहेरेंट सोर्सेस I और 4I है, I और 4I है, इंटेंसिटी अलग अलग। तो कह रहा मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी कितनी होगी भाई? तो I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? I प्लस 4I का होल स्क्वायर। हाँ ठीक, रूट अंडर I1। ओके, तो ये कितना हो गया? 3 रूट I हो गया अंदर में।
ये निकल गया यहाँ से 2 निकलेगा, 2 रूट आई हो जाएगा, 2 रूट आई प्लस रूट आई तो 3 रूट आई। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? और आई मिनिमम कितना हो जाएगा भाई? रूट आई माइनस 2 रूट आई होगा ना, उसको निकालेंगे ना। यहाँ पे कितना हो गया? माइनस रूट आई का और स्क्वायर, तो कितना होगा? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैक्सिमम हो गया 9i और मिनिमम कितना हो गया? आई हो गया, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2 डिफरेंट लैम्प्स। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी 2 डिफरेंट लैम्प्स बट द सेम पावर, ऑप्शन सी 2 डिफरेंट लैम्प्स ऑफ द सेम पावर and have the same color, option D none of the above। सर कोहेरेंट मींस क्या होता है? जिससे जुड़ा हो। कोहेरेंट तो कोहेरेंट सोर्स पता है जिसमें क्या होनी चाहिए? आवृत्ति सेम होनी चाहिए, तभी तो आवृत्ति और वेवलेंथ क्या होगा? सेम हो, उसको कहते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, कला संबद्ध कोहेरेंट मतलब क्या हुआ? हाँ सुसंगत, कला संबद्ध, सेम फेज वाला। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई? कोहेरेंट सोर्स कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं? तो इसमें तो 2 डिफरेंट लैम्प नहीं होगा, 2 डिफरेंट लैम्प्स बट सेम पावर, ये भी नहीं होगा। 2 different lamps of the same power and have the same color, same color तो ठीक है, same power। none of the above, ऑप्शन इसका सी हो सकता है। 2 different lamps of the same power and have the same color, C या फिर D भी हो सकता है, इसको एक बार चेक कर लेना होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कोहेरेंट का कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 waves of intensity ratio 9:1 interfere to produce fringes in Young's double slit experiment। इंटेंसिटी की जो रेशियो है I1/I2 वो दिया हुआ है 9/1। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी एट मिनिमा कितना हो जाएगा? वही सवाल है, I max/I minimum क्या होगा? ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 9:1, ऑप्शन सी 81:1 और ऑप्शन डी है 9:4। क्या आया आप लोगों का? 4:1 आया। क्या सबका आया? और लोगों का नहीं बताया। देखो ऐसे हो जाए, √I1/√I2 3/1 है ना। अरे बात समझ में, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 का स्क्वायर और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 16/4 है कि नहीं? 4:1। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का सवाल। चलिए इसमें आ रहे हैं लोग।
क्वेश्चन नंबर 10 इन YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ अ लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन द स्पेस ऑफ द स्क्रीन एंड स्लिट और स्क्रीन के बीच में अगर कोई लिक्विड भर दिया जाए, ठीक है ना, तो सेंट्रल ब्राइट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए सेंट्रल ब्राइट विल शिफ्ट अपवर्ड, सेंट्रल ब्राइट ऊपर चला जाएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल नॉट शिफ्ट, सेंट्रल ब्राइट का जो है वो जो फ्रिंज है वो इधर उधर नहीं होगा। ऑप्शन सी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल शिफ्ट डाउनवर्ड, नीचे चला जाएगा। ऑप्शन डी सेंट्रल फ्रिंज में शिफ्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड, ऊपर या नीचे जा सकता है। क्या हो जाएगा आंसर भाई? माध्यम बदल देने पर, ठीक है ना, तो सेंट्रल ब्राइट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात समझ में, सेंट्रल ब्राइट अपने जगह पर ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 11 नंबर सवाल खुद से कर सकते हैं, 12 नंबर सवाल खुद से कर सकते, मतलब वही सब सवाल है, प्रैक्टिस के लिए रिपीट कीजिए। वो सेम सवाल है क्या? अच्छा सेम है तो हटा दो। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 यंग्स एक्सपेरिमेंट में इफ द सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड, separation of the screen is increases from slits, the fringe width will, देखो भाई क्या कह रहा है? separation of the screen is increases from the slits, मतलब D का मान बढ़ा रहा है ना, स्लिट से, स्लिट समझ रहे हैं ना, ये पर्दा हो गया, यहाँ स्लिट है S1 S2, क्लियर है? किसको बढ़ा रहा है? कैपिटल D को। if the separation of the screen is increases from slits, मतलब D का मान बढ़ाया जा रहा है। the fringe width will, तो कह रहा है कि बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्रीजेस, घटेगा। ऑप्शन बी इंक्रीजेस, बढ़ेगा। ऑप्शन सी रिमेन द सेम, है ना, मतलब कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। और ऑप्शन डी कह रहा है एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, कुछ भी हो सकता है, ऊपर डिपेंड करेगा लैम्डा पर। क्या कह रहा है? बढ़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई डी, है ना। तो अगर हम ये मान लीजिए दोनों सेम रखें और डी को इंक्रीज करेंगे तो बीटा बढ़ेगा ना, बीटा बढ़ेगा, सिंपल सी बात, बीटा का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यंग्स के एक्सपेरिमेंट में यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ वाला लाइट यूज किया जा रहा है। 60 फ्रिंजेस आर सीन ऑन स्क्रीन, फ्रिंज की संख्या कितनी देखी जा रही है? 60। अच्छा, अब कह रहा है इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%, 50% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा आधा ना हो जाएगा। Then the number of fringes on the screen will be, the number of fringe कितना होगा अब? ठीक है, यही सवाल है। नंबर ऑफ फ्रिंज कितना होगा अगर वेवलेंथ को आधा कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, घटा दिया जाए? ऑप्शन है 30, 60, मतलब वही रहेगा 120, और ऑप्शन डी है 90। कितना होगा भाई, कैसे बनाओगे? इसको N1 मान लेते हैं और इसको N2 निकालना है। क्लियर है? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पट्टिका होगी जहां पर फ्रिंज हमको मिल रहा है, फ्रिंज मिल रहा है किस तरह से, इसकी लेंथ होगी ना, कुछ होगी नहीं होगी? क्लियर? सोचिए तो L बराबर
L बराबर 60 गुना बीटा। पहले वाले केस में हो सकता है एक फ्रिंज की चौड़ाई कितना बीटा और टोटल फ्रिंज कितना है, तो L लंबाई के बराबर होना चाहिए वहाँ। तो जो स्पेक्ट्रम जो बनेगा उसको मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्रिंज दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो एक एक फ्रिंज करके 60 गुना है यहाँ पे, तो 60 इंटू बीटा बराबर लेंथ नहीं हो जाएगा पहले वाले केस में। अरे वो सही है ना, कोई दिक्कत? तो L बराबर N1 इंटू बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा D। क्लियर? सेकेंड वाले केस में तो L तो वही रहेगा, L वही रहेगा ना, यहाँ N2 हो जाएगा इंटू लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है ना, कितना हो रहा है लैम्डा, D वही रहेगा, स्मॉल d वही रहेगा। बोलो क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? ये दोनों आपस में मैथमेटिकली बराबर हैं, बराबर कर दीजिए। N2 बराबर कितना हो जाना चाहिए? चलो सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला समझ में आ गया? सेकेंड केस में लेंथ तो यही रहेगा, पर्दे की जो लंबाई रहेगी तो सेम रहेगी, फ्रिंज की जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगी, मतलब घटेगी बढ़ेगी, हाँ, और उसी हिसाब से N2 भी तो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज भी तो चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई संख्या है 100, आप इसको लिखते हैं 5 गुना 20, ठीक है ना, तो हम 5 को चेंज करके 10 कर देंगे, इसको चेंज करके 10 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये तो वही रहा ना, L बराबर N1 इंटू बीटा, इसको याद रखोगे, N1 इंटू बीटा 1, N2 इंटू बीटा 2। समझ में आ रहा है? फिर से लिख देते हैं, इसको बीटा 1, इसको क्या बीटा 2 मान लें। L बराबर N1 बीटा 1, और फिर दूसरा प्रकाश यूज करेंगे तो मतलब दूसरा वेवलेंथ यूज करेंगे तो बीटा 2 नहीं हो जाएगा, वो तो N2 हो जाएगा ना फिर तो। क्लियर है? ये दोनों आपस में बराबर है ना, N1 बीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा N2, ये फॉर्मूला। तो कितना आ गया, ये इक्वल करेंगे तो N1 इंटू लैम्डा, इधर क्या हो गया N2 इंटू लैम्डा बाई 2, बाकी वो सब कट ही गया, ठीक है, लैम्डा भी कटा दो, N1 पहले से दिया हुआ 60, 2 को उधर गुना कर दो बराबर 120। कितने फ्रिंज प्राप्त होंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है खुद से ट्राई करिए, खुद से बनाइए। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर हम दिए थे प्रश्न जो है ना, स्लिट की चौड़ाई से भी संबंधित हो सकता है। तो स्लिट की जो चौड़ाई है वो इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, याद रखना है। सर छिद्र की चौड़ाई, छिद्र की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द स्लिट यूज कर रहे हैं S1S2 स्लिट यूज कर रहे थे ना, इसकी जो चौड़ाई होती है ना उसको बोलते हैं विड्थ W। वो डिपेंड करता है किस पर, मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करती है विड्थ पर, ठीक है। चौड़ाई अगर ज़्यादा करेंगे तो विड्थ क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। अच्छा,
और इंटेंसिटी पहले से डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड प्रत्येक भी करती है। कहीं पर दिक्कत नहीं ना? ये रिलेशन आपको याद रख लेना। ओके, ए प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डब्ल्यू, इसी को ऐसा लिखा गया है ए प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डब्ल्यू। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, उसको याद रखेंगे बस, इसमें सवाल बन जाएगा। ठीक है, रखें।